Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second episode of explaining the real reasons for the creation of Pakistan. ये दूसरा पार्ट है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस थी जिनकी वजह से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। इससे पहले कि मैं जियोपॉलिटिकल रीजंस की तरफ जाऊँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ कि किस तरह आलमी ताकतें यहाँ पर इस खित्ते में हावी हो रही थी, मुझे आज भी लगता है कि हम लोग मॉडर्न एरा को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि सॉवरन कंट्रीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और तकरीबन 200 मुल्क हैं और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फार फेच नोशन है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग अभी भी पुराने ज़माने में या एंशियंट टाइम्स में रह रहे हैं जहाँ पे अभी भी बड़े बड़े एम्पायर कायम हैं और वो एम्पायर छोटी छोटी जो रियासतें होती थीं उन पर हावी हैं। जिस तरह खिलाफत उस्मानिया जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर था और वो रोमानिया और बोस्निया और इस तरह के जो इलाके थे उनको इस्तांबुल से कंट्रोल करता था। दो यहाँ पे अपने गवर्नर होते थे, यहाँ पे अपने किंग्स भी होते थे, लेकिन उनका काम एक पपेट की तरह का होता था क्योंकि जो कुछ उन्हें सुल्तान बोलता था वो वही करते थे। तो मैं भी जब जियोपॉलिटिक्स जब देखता हूँ तो मेरा ओपिनियन यही है कि आज भी यहाँ पे जो मुल्क हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। वो किसी न किसी बड़े क़ुव्वत के क्लाइंट हैं, उसी के मातहत हैं और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस लेना ऑलरेडी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम लोग जब जब चीज़ें देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद बेतहाशा मुल्क हमारे वजूद में आए, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं। और जब इंडिपेंडेंस की बात हो तो मैं स्पेसिफिकली फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूँ। तो जब भी मैं जियोपॉलिटिक्स की जब भी मैं एक एक एंगलिंग करता हूँ या उसको देखने की कोशिश करता हूँ या पढ़ने की या समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे नज़दीक अभी भी वही पुराना ज़माना आता है जहाँ पे कुछ 4-5 बड़ी ताकतें होंगी और बाकी जो छोटी रियासतें होंगी वो उनके मातहत होंगी। तो काइंडली ये चीज़ अपने दिमाग में रखें जब भी आप मुझे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एनालिसिस करते हुए देखेंगे, मैं इसी चीज़ को सामने रखूँगा। तो चलते हैं अब, वो क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस थी जिनकी वजह से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। मेरे नज़दीक वो 4 वजूहात हैं और उनमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जो हमें पता है, लोकल पार्टीज़ भी थीं जैसे सिंध यूनाइटेड पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी जो कि पंजाब में थी। लेकिन जो 2 बड़ी जमातें थीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस, वो यहाँ पर हावी थीं और कांग्रेस स्पेशली जो है उसकी 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 सोशलिस्ट टेंडेंसीज़ थी। अगर आपको सोशलिज़म के बारे में पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैंने एक वीडियो की हुई है, आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सोशलिज़म क्या है और उसकी किस तरह डिफरेंट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ थी उनके साथ जंग हुई। तो जो कांग्रेस थी वो उसकी ऑलरेडी सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस थी, ये काफ़ी बात वाज़ेह हो चुकी है और आप एविडेंसेस देखते हैं कि कांग्रेस जो थी उसकी ग्रास रूट सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और वो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते थे। वो सरमायादार निज़ाम के काफ़ी ख़िलाफ़ थे, कैपिटलिज्म निज़ाम से वो नफ़रत करते थे। और उसके बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो लैंड रिफॉर्म्स ही किया, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। उन्हीं उन्हीं उसी पैटर्न पे जिस तरह यूएसएसआर ने की। यूएसएसआर में वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया था जो कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। और उसके बाद फिर उसी को देखे देखे चाइना में बहुत बड़ी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आ गई जो कि अभी भी है। इसके अलावा फिर इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी 1966 बहुत बड़ी जमात थी, बल्कि दुनिया की तीसरी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो यहाँ पे इंडिया में भी जो कांग्रेस थी वो उसी निज़ाम को आगे लेके सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस के साथ वो आगे चल रही थी और ये बात वाज़े होना शुरू हो गई थी कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो इस खित्ते को आप देखें कि ऊपर रशिया, फिर नीचे चाइना और इंडिया, यहाँ पे भी सोशलिस्ट। तो जो वेस्टर्न पावर्स थी उस ज़माने की वो ये बात हज़म नहीं कर सकती थी क्योंकि वो प्रो कैपिटलिस्ट थी। वो जागीरदारा निज़ाम के और सरमायादारी निज़ाम के लिए जंग लड़ रही थी। तो वो चाहती थी कि एक ऐसी स्टेट इंडिया से निकाल दी जाए, तोड़ दी जाए,
जो कि सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस ना रखे बल्कि कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशंस रखे। तो पाकिस्तान जब बनाया गया तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हो गए, गरीबों को के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ आगे लाई गई, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कैपिटलिस्ट निज़ाम ही आगे चलाया गया। तो इसको जब कार्व आउट किया गया तो काफ़ी बातचीत हुई लैंड रिफॉर्म्स की, सोशलिस्ट इनकलाब की यहाँ पे बात हुई, लोगों की, गरीबों की तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई, लेकिन कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड इंडिया में बहुत तेज़ी से इस पे काम हुआ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि सोशलिज़म जो था वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत शक की निगाह से देखते थे, और उन्होंने बहुत बड़ी एक जंग लड़ी सोशलिस्ट निज़ाम को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। तो जब ये इस एरिया की इंडिपेंडेंस की बात आ रही थी तो जो वेस्टर्न पावर्स थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे एक अगेन एक बहुत बड़ा ख़ित्ता, एक और बड़ा मुल्क, चाइना और रशिया तो वो ऑलरेडी लूज़ कर चुके थे, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क एक ऐसा बन जाए जहाँ पे सोशलिस्ट निज़ाम हो। क्योंकि फिर अगर ऐसा हो जाता तो एक एशिया का बहुत बड़ा चंक जो है वो उनके हाथ से निकल जाता और वो पूरा एंटी वेस्टर्न वर्ल्ड हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि इसको स्प्लिट किया जाए और एक ऐसी कंट्री बनाई जा सके जो कि प्रो वेस्टर्न पावर हो, प्रो कैपिटलिस्ट निज़ाम हो। तो पाकिस्तान एग्जैक्टली इन्हीं बुनियादों पे बनाया गया। तो ये सबसे पहली वजह है जो कि बार बार साइट होती है कि पाकिस्तान के बनने की वजह कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म की आपस में एक जंग थी। दूसरे नंबर पे जो बात साइट होती है बार बार वो ये कि इंडिया एक बहुत बड़ा एक मुल्क था, एक बहुत बड़ा अर्थ सरफेस था जो कि ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड था। एक इतने बड़े चंक को इकट्ठा रखना इसलिए मुसीबत हो सकती थी कि एक बहुत बड़ा लॉबिंग ग्रुप बन सकता था कि 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक तरफ खड़ी हुई है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के ख़िलाफ़ है। तो इसको इकट्ठा रखना अपने लिए मुसीबत बनाने के लिए, मुसीबत इनवाइट करने के मुतरादिफ था। तो ये सोचा गया कि इसको इकट्ठा रख के एक लॉबिंग ग्रुप बनाने की बजाय बेहतर है कि इसे स्प्लिट कर दिया जाए। और फिर बाद में आप ये देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ये भी सोच रहा था कि यूएन वोटिंग, जहाँ पे हर कंट्री के पास तकरीबन एक वोट होता है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं कर रहा, जनरल असेंबली की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई वहाँ पे वोटिंग होती है तो इंडिया जो कि अपनी इंटेंशन शो कर चुका था कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अलाइड नहीं है, वो रशिया के साथ अलाइंड है, तो वो अगर हमारे ख़िलाफ़ वोट देता है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने का तरीका ये है कि एक और मुल्क बनाया जाए जो कि इंडिया के वोट को न्यूट्रलाइज़ कर सके, और वो पाकिस्तान था। तो इंडिया का वोट अगर उनके ख़िलाफ़ जा रहा था तो पाकिस्तान का वोट हमेशा उनके साथ जाएगा। और आप यूएन की वोटिंग में देखेंगे, आपको बार बार नज़र आएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा यूएन में वहाँ पर वोट दिया जहाँ पे उनको कहा गया, आई मीन मुसलमानों के, इज़राइल फ़लस्तीन के मसले की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो वोटिंग की है वो उधर की है जहाँ पे वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट थे। बल्कि आप अगर ये देखें कि यूएन की वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, तो ये जो रीसेंट मसला चल रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर पे जब वो यूएन में वोटिंग हुई तो डोनाल्ड लू ने स्पेसिफिकली कहा कि एग्रेसिव पोस्चरिंग ये बड़ी गलत हो रही है पाकिस्तान में। और फिर जो पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि अगर आप इंडिया इकट्ठा रखते तो ऐन मुमकिन था कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ जाते, और उसके बाद फिर वो एक ऐसी लॉबिंग करते कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हेजीमनी थी वो चैलेंज होना शुरू हो जाती। फिर इसकी एक और वजह यह भी थी कि कोल्ड वॉर जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया था। पीक पे नहीं पहुंची थी, लेकिन पता चलना शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यहाँ पे एक रेस चलेगी अमेरिका की और रशिया की। तो यूके और अमेरिका ये चाहते थे कि यहाँ पे एक ऐसा मुल्क हो जिसको हम लोग, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग, अगर हम लोग उसको ओके करते हैं तो वो हमारे इन्फ्लुएंस में रहे, क्योंकि इंडिया का तो काफ़ी पहले पता लग चुका था कि वो उनके साथ नहीं रहेगा। तो ये चीज़, ये सेकंड पार्ट है कि सेकंड जियोपॉलिटिकल रीज़न कि क्यों इंडिया को स्प्लिट करना ज़रूरी था और पाकिस्तान का बनना आना ज़रूरी था।
फिर अब तीसरी तरफ चलते हैं। जो तीसरी थ्योरी वो ये है कि ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर टू में जितनी डेवस्टेशन यहाँ पे हुई थी, जर्मनी ने किस तरह पूरे यूरोप पे हावी हो गई थी, और 1940 से लेकर 1944 तक यहाँ पे यूरोप में और कोई कंट्री नज़र नहीं आती सवाई जर्मनी के। फ्रांस भी जंग हार चुका था, जर्मनी ने फ्रांस को भी कॉन्कर कर लिया था। तो यूके को ज़रूरत थी अमेरिका की इस खित्ते में, और अमेरिका रेजिस्ट कर रहा था वर्ल्ड वॉर टू में एंटर होना, और वो इस वजह से रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका एंटर हुआ था और फिर अमेरिका की इकॉनमी बुरे तरीके से तबाह हुई थी। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे, लेकिन यूके को ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई थी जिसके सर पे वो जर्मनी के साथ लड़ सकते यूरोप में। तो फिर पर्ल हार्बर के भी वाक़े हुए जिसकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में एंटर हुआ। लेकिन इसके साथ ही ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम अटलांटिक चार्टर 1941 में साइन हुआ यूके और यूएस के दरमियान में। अब अटलांटिक चार्टर क्या है? वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने ये बताया कि यूएस और यूके के आपस के ताल्लुकात किस बुनियाद पर हैं। तो उसमें अमेरिका ने जो एक शर्त रखी वो ये थी कि जो यूके है वो अपना एम्पायर तोड़ेगा और वहाँ के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने अपने आप को गवर्न किस तरह करना है। और इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि अमेरिका ने यूके के ख़िलाफ़ लड़ी थी, वो यही चाहते थे कि हमें राइट्स मिलें। जो यहाँ के जिस ज़मीन पे जो लोग रहते हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है इस खित्ते के साथ। तो अमेरिका ने भी यूके को यही कहा, और यूके की मजबूरी थी अमेरिका की बात को तस्लीम करना। तो क्योंकि उनको ऐसे एलाइज चाहिए थे वर्ल्ड वॉर टू में जो कि उनकी मदद कर सके, तो उन्होंने अटलांटिक चार्टर साइन किया। बल्कि अभी अटलांटिक चार्टर पार्ट टू जिसको न्यू अटलांटिक चार्टर कहते हैं 2021 में साइन हुआ है, जो कि बाइडन ने और बोरिस जॉनसन ने साइन किया है। तो ये डिफ़ाइन करता है अटलांटिक चार्टर के यूके और यूएस के आपस में रिलेशन क्या होंगे। यही चार्टर जो 1941 में था वो बाद में यूएन का प्रीडिसेसर भी बना, जिसकी वजह से फिर यूएन जो जिसकी हम बात करते हैं वो हमारे से वजूद में आई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यूके ने क्यों एग्री कर लिया कि अमेरिका जो उन्हें डिक्टेट कर रहा था कि वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म होगी और यूके जीत भी गया कि इसको कंटिन्यू करे न्यू अटलांटिक चार्टर को। तो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने कहा कि हम लोग मार्शल प्लान लेकर आएंगे। अब मार्शल प्लान क्या है? उन्होंने ये कहा कि हम यूरोप में क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं वर्ल्ड वॉर टू की वजह से, हम लोग यहाँ पर पैसे लगाएंगे, एड देंगे, और उस एड से हम यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। और वो उस ज़माने में तकरीबन $13 बिलियन बनता है, जो आज की तारीख में तकरीबन $170 बिलियन के करीब है। तो वो 170 बिलियन की उन्होंने कैरेट या एक इंसेंटिव दिया यूरोपियंस को कि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ताकि रिकन्स्ट्रक्शन हो सके। अब 170 में से तकरीबन जो 1/4 था, तो ये तकरीबन 41 बिलियन के करीब बनता है, ये यूके में गया। तो यूके क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर टू की तबाहकारियाँ देख चुका था, ऑलरेडी बैंक्रप्सी के करीब था, तो उन्हें ये एक $40 बिलियन की फ़िगर नज़र आई और उन्होंने एग्री किया कि येस वी विल डू एग्जैक्टली व्हाट वी साइंड अप फॉर। और फिर जिसकी वजह से फिर यहाँ पे उन्होंने जो अपनी कॉलोनीज़ थी उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया, और फिर आस्ता आस्ता ब्रिटिश एम्पायर टूटना शुरू हो गया और फिर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आज़ाद हो गई। और यही अमेरिकन लॉबी ही थी जिसने जब स्विस क्राइसिस हुआ था 1956 में, तो यूके और फ्रांस ने मिलकर स्विस पर हमला किया था, तो अमेरिका ने ही इंटरवीन किया था और यूके और फ्रांस को वापस भिजवाया था। इजिप्ट में जो ये वॉर होती है वो काफ़ी सेलिब्रेट भी होती है कि हम लोग वो जंग जीत गए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका की लॉबी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि जो ओल्ड पावर्स थी यानी कि यूके और फ्रांस, उनको वो रोकने में कामयाब हो गए। तो ये जो पाकिस्तान बनाने की भी जो पूरे इवेंट्स थे उन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का था। तो आज जब हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं कि यूके से अलहदा हुआ और इंडिया से अलहदा हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। अब चौथे नंबर पे जिस चीज़ की मैं डिस्कस करना चाहता हूँ है गैरिसन स्टेट थ्योरी।
गैरिसन स्टेट थ्योरी जो है वो हैरल्ड लेसवेल ने 1941 में दी थी। ये काफ़ी बड़ा मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसने ये कहा था कि जो गैरिसन स्टेट होती है वो एक मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे मिलिट्री डिसाइड करती है कि सोसाइटी किस तरह चलेगी। इसके इकोनॉमिक मैटर्स और पॉलिटिकल मैटर्स मिलिट्री ही डिसाइड करती है। और नेशनल सिक्योरिटी यहाँ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और यहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज़ हैं या ह्यूमन राइट्स हैं उनको कर्टेल किया जाता है। और यहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल रखा जाता है ताकि यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत कायम हो सके जिसको जहाँ पे जिधर मोड़ना चाहे मोड़ा जा सके। तो गैरिसन स्टेट जो है ये जब 1941 में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो ये सोचा जा रहा था कि ऐसी स्टेट्स होनी चाहिए जिनको आप सॉर्ट ऑफ कंटोनमेंट बना सकें, छावनीज बना सकें, गैरिसन्स बना सकें, ताकि जब जिस रीजन में जब भी कोई लड़ाई हो तो इन गैरिसन स्टेट्स को यूज़ किया जाए और फिर बाद में इन्हें इस खित्ते में हावी होने के लिए यूज़ किया जाए। तो पाकिस्तान को बनाने का मकसद भी एक गैरिसन स्टेट था। अब ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये काफ़ी मशहूर पाकिस्तानी सोशियोलॉजिस्ट हैं हमज़ा अलवी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो क्रिएशन है और इंडिया को तोड़ना और एक अलग मुल्क बनाना, उसकी वजह ये थी कि आलमी क़ुव्वतें उस वक़्त स्पेसिफ़िकली अमेरिका और यूके वो यहाँ पे एक गैरिसन स्टेट बनाना चाहती थी ताकि अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात इस खित्ते में प्रोटेक्ट कर सकें। और फिर आप जब देखते हैं एविडेंस तो आपको पता चलता है वाकई ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत ऐसा आ नहीं सकी, इंडिया में आ गई। पाकिस्तान में मिलिट्री बार बार आई। 1960s में अयूब खान आए जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो इस खित्ते में, जबकि आपके इर्द गिर्द सब कुछ जो है वो रशिया के इन्फ्लुएंस में था, रशिया था, चाइना था, इंडिया खुद रशिया के साथ अलाइंड था। ईरान में 1940s और अप अंटिल 1952 एंटी वेस्टर्न गवर्नमेंट थी। तो आप अपने पूरे जो नेबरहुड देखते हैं, अपने सारे हमसाए मुल्क देखते हैं, आपको पता चलता है कि वो सब एंटी वेस्ट थे, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क था जो कि प्रो वेस्टर्न था, जो कि वेस्टर्न कुव्वतों के साथ था। तो 1960s में ये हुआ। फिर 1980s में जब अफ़गान वॉर हुई, दोबारा इस खित्ते में पाकिस्तान ने अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर 2000s में फिर मुशर्रफ जब आया तो एग्जैक्टली यही हुआ। तो आप देखते हैं कि बार बार हमें एविडेंस मिलता है कि पाकिस्तान को बनाना एक शायद जो पॉलिटिकल रीज़न था और उसकी सबसे बड़ी वजह कि इसको गैरिसन स्टेट बनाना था। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 डिफरेंट जियोपॉलिटिकल एंगल्स दिए हैं जो कि ये बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन क्यों की गई। इसमें सबसे पहले मैंने ये बताया कि सोशलिज्म को स्टॉप करना ज़रूरी था और उसको रोकना ज़रूरी था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया कि कंबाइंड इंडिया एक बहुत बड़ा लॉबिंग ग्रुप बन सकता था। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो थी ब्रिटिश एम्पायर था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को गैरिसन स्टेट बनाना ज़रूरी था। तो ये 4 सब प्लॉट्स दिए हैं मैंने जियोपॉलिटिकल रीजंस डिस्कस करते हुए। अगेन मैं ये यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि मैंने आपको डेटा पॉइंट्स और एनालिसिस दिया है। कंक्लूजन डिराइव करना ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल सच है या बिल्कुल झूठ है। मैं आप पे ये छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को बनाना क्यों ज़रूरी था और इसकी क्या वजूहात थी। अब अगले एपिसोड में मैं आपको दोबारा मिलूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।